हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग करने वाले हैं नया चैप्टर स्टार्ट। बट इस नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं हमारी टीम से, ठीक है। अब यहां पे ये है हमारी टीम जो आप लोगों को पीसीएम के रिगार्डिंग सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में बहुत ही स्पेशल बात ये होने वाली है कि ये सारे लेक्चर्स होने वाले हैं कंप्लीटली फ्री, ठीक है। इन सभी लेक्चर्स का कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है। बस आप लोग को करना क्या रहता है, YouTube पे आपको देखना है मैग्नेट ब्रेन्स को, जहां पे सारे फैकल्टीज ने मिलकर आपके PCM एंड B इन सभी के लेक्चर्स को प्रिपेयर करके रखा है, ठीक है। अब देखो यार, इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हो कि फटाफट वीडियोस को चेक कर लो, ठीक है, ताकि क्या हो सके, आप लोग आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस होगी उसके रिगार्डिंग अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए आज हम लोग चालू करते हैं हमारा लेक्चर। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है अमाइंस ग्रुप, ठीक है। अब देखो समझो, अभी हम लोग पहले अमाइंस के बारे में पढ़ना चालू कर देते हैं। कई जगहों पर इसी चैप्टर को ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन भी कहा जाएगा, कई जगह पर इस चैप्टर को अमाइन ग्रुप्स भी कहा जाएगा और कई जगह पर इस चैप्टर को अमाइंस भी बोला जाएगा, ठीक है। पर टेंशन नहीं लेना है, नाम भले ही कुछ भी हो पर इन सभी का मतलब सिर्फ एक निकल कर आता है, वो ये कि जब कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन को कंटेन कर लेगा तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अमाइंस को पढ़ने वाले हो। अब चाहे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन बोलो या फिर आप बोलते हो इसको अमाइन ग्रुप या आप सिंपली अमाइंस बोल दो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो तो फिर फटाफट हम लोग इस लेक्चर को कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बता के रखा है अमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया, ठीक है। अमाइंस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि अमोनिया से डिराइव किए जाते हैं, ठीक है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब उसी के रिगार्डिंग आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स बता के रखे हैं। किस तरह से पॉइंट, जैसे कि आपके पास में नाइट्रोजन, अच्छा अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया क्या होता है, ये रहा मेरे पास में सबसे पहले नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की स्पेशलिटी क्या होती है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन कहां से बिलोंग करता है, ग्रुप 14, याद है कि नहीं, शॉर्ट ट्रिक होती है नाइट्रोजन ग्रुप की, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है। ये होती ना शॉर्ट ट्रिक, पढ़ा होगा छोटा में, नाना पाटेकर ऐश्वर्या और नाना पाटेकर और ऐश्वर्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है। ये वाली हमारे पास में टेक्निक होती है। तो इसी टेक्निक के रिगार्डिंग जो सबसे पहला एलिमेंट होता है आपके पास में नाइट्रोजन, उसके बारे में बात की जाती है। अगर आप बात करते हो यहां पर इस नाइट्रोजन की, तो इस नाइट्रोजन की कहानी ये होती है कि यहां पे नाइट्रोजन के पास में टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p5, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2p3, ठीक है, ये हो जाएगी सिचुएशन। अब देखो टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो गए। जब इसके पास में ये 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो जाते हैं तो इस सिचुएशन में अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स बना देता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं जैसे ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s के पास में क्या होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद में किसका नंबर आता है, ये आता है आपके पास में अगला नंबर 2s का। 2s के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके बाद में नंबर किसका आता है, 2p का। और 2p के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। पर देखो 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1, 2 एंड 3। तो ये लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब देखो जैसे ये 7 इलेक्ट्रॉन का आपने डिस्ट्रीब्यूशन करा तो आप लोगों को यहां पे पॉइंट दिखाई देगा, वो ये कि यहां पे
आउटर मोस्ट शेल या फिर जो सेकेंड ऑर्बिट होता है, कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? सिंपली आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल बना है ना, ये सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट से, सॉरी सेकेंड ऑर्बिट से मिलकर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए आपको? 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए। और हम लोगों ने तो यह पढ़ के रखा हुआ है कि किसी भी एटम को स्टेबलाइज होने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यही पढ़ के रखा हुआ है ना। अब देखो, अगर इसे 8 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या बोलेंगे? देखो, 8 ऑक्टेट पूरा होने के लिए 8 चाहिए, 8 में से 5 हैं, तो ये क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा सामने वाले से गेन कर लेगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखता है तो नाइट्रोजन का जो नेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? नाइट्रोजन का नेचर हो जाता है आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, नेचर कैसा होता है नाइट्रोजन का? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देख के रखा हुआ है कि कोई भी ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड होने पर स्टेबलाइज होते हैं या फुल फिल होने पर स्टेबलाइज होते हैं। अब जैसे ये है, ये हाफ फिल्ड है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो ये सामने वाले से क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन दो, वरना एक भी मुझे जरूरत नहीं है। तो यही वो सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन की वजह से नाइट्रोजन जो होता है बाकी सभी से थोड़ा अलग बिहेव करता है। और साथ ही साथ में जब आप यहां पर नाइट्रोजन गैस बनाते हो ना, N2, याद है कुछ कि वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आता था हमारे पास में? 3, क्योंकि ये एक साथ हमेशा कोशिश करता है कि ट्रिपल बॉन्ड बना ले, एक साथ ही क्या कर ले? ये ओवरऑल यहां रिएक्शन को परफॉर्म करवा दे। ठीक है, ऐसे कुछ सिचुएशन होती। अब देखो, ये सिचुएशन हमने देख ली नाइट्रोजन की। सेम उसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन की सिचुएशन देखता हूं तो हाइड्रोजन के साथ में क्या होता है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से यहां पर क्या होता है? 1s1। तो अब देखो, हाइड्रोजन के पास एक ही यहां पर ऑर्बिटल होने वाला है, तो यहां सिचुएशन क्या होती है? एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन के पास में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में। अब यहां पे सिचुएशन क्या बन जाएगी? बड़ा ही आसान है, वो ये रहेगा कि अभी तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये 2p किसका है? ये 2p नाइट्रोजन का है। ये वाले क्या हैं? 1s, 1s और 1s। ये 1s 1s किसके हैं? ये हाइड्रोजन के हैं। यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन। ये सिचुएशन अभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की है, ये एटमों के ऑर्बिटल्स हैं। पर जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, जब आपस में जुड़ जाता है तो वो क्या बनाते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ध्यान रखना, क्या बनाते हैं? सॉरी, एटॉमिक बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देंगे। इन दोनों को जोड़ के आपके पास में बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ऐसे फुलफिल रहने वाले हैं। ठीक है, इस वजह से यहां पर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इजी सा है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाकर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हो तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है कि एनर्जी लेवल इक्वल हो जाते हैं। और जब कभी भी एनर्जी लेवल इक्वल होंगे तभी जाके बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। अब अगर आप बात करते हो, जैसे कि आप लोगों ने, मैंने पहले भी बात करके रखी होगी, कई बार एसिड्स के बारे में आता है तो बोला जाता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है, पर हाइड्रोजन फ्लोराइड के बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये आपका पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है ना, ये सेम एनर्जी का लेवल होता है। सेम एनर्जी लेवल होगा ना तो तोड़ने में मुश्किल होती है, डिफरेंट एनर्जी लेवल होंगे तो तोड़ने में क्या हो जाता है? इसको आसानी हो जाता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आती है। जैसे टीवी पिक्चर में नहीं दिखाते कि अगर आपके पास में एक बड़े घर की जो हीरोइन रहती है, खूब पैसे वाले घर की हीरोइन है, और हीरो जो रहता है बढ़िया झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हीरो रहता है, तो उनके बीच में क्या हो जाती है? प्यार मोहब्बत तो हो जाता है, पर जैसे उनके बीच में कोई दरार डालने वाला आ जाता है तुरंत बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यहां पर ये वही डिफरेंस होता है। पर वहीं पर अगर आप बात करते हो कि भाई सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले रहेंगे तो उनके बीच में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन सामने नहीं आती, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी रहती है हमारे पास में एनर्जी लेवल की। ठीक है,
अब देखो, इसी एनर्जी लेवल की वजह से आपके पास में क्या बनती है, अमोनिया गैस बनती है। एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया, यहां पे इस अमोनिया गैस को बना के रखा हुआ है। अब इस अमोनिया गैस में आपको दिखाई देता है कि एक नाइट्रोजन ने जब 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर जरा इसको बता देता हूं ताकि वो इजी हो जाए। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैं बात करता हूं ना यहां पे अमोनिया की, तो सिचुएशन कैसी है, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये भी रहा हाइड्रोजन, ये भी रहा हाइड्रोजन, और इसके पास में रहती है एक लोन पेयर। इसके ऊपर और डिटेल से जाएंगे, बस जरा इसको समझ लें, फिर डिटेलिंग पे आते हैं। तो यहां पे सिचुएशन ऐसी है कि अगर मैं यहां पे एक हाइड्रोजन को हटाता हूं और उसकी जगह पर अगर मैं एक अल्काइल ग्रुप लगा देता हूं आर, अल्काइल ग्रुप मतलब क्या, आर इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला CnH2n+1। ठीक है, जो भी कोई CnH2n+1 वाले फॉर्मूले को यहां पे बनाएगा या उसको फॉलो करेगा तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, वो कहलाएगा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। तो ये लीजिए, आपके पास में बना अल्काइल ग्रुप। अब इस अल्काइल ग्रुप में मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन हटा के अगर एक अल्काइल लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री। अगर 2 को हटा दिया तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री। और वहीं 3 हाइड्रोजन को हटाकर 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो वो क्या बना लेगा, हमारे पास में 3 डिग्री बना लेगा। क्लियर हो गई बात, इजी है। अब देखो, यहां पर बात आती है एआर। एआर से आपको क्या याद आता है, अराइल या फिर एरोमेटिक ग्रुप। तो जो एरोमेटिक ग्रुप होते हैं जैसे बेंजीन वाले, सॉरी, तो बेंजीन वाले रिंग में अगर आप अमोनिया मिला देते हो इस NH2 फॉर्मेट में तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास में अराइल अमाइन हो जाएगा या एरोमेटिक अमाइन हो जाएगा। ठीक है, इजी है, चारों के चारों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एरोमेटिक या अराइल अमाइन। ठीक है, अब देखो यहां पर मेन काम आता क्या है। अगर मैं बात करता हूं नेचर में, तो नेचर में ये प्रोटीन, विटामिन्स और हार्मोन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर तुम लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ के रखा हुआ है, कौन सा मैंने बनाया था जो वाला चैप्टर अपना, बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पे जब प्रोटीन्स के बारे में बात की गई है, अमाइनो एसिड्स के बारे में बात की गई है, तो वहां पे भर भर के इस नाइट्रोजन का यूज आपको दिखाई देगा कि किस तरह से नाइट्रोजन हमारे डीएनए, आरएनए, साथ ही साथ हार्मोन्स, विटामिन और प्रोटीन सभी में यहां काम आता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो अगला क्या होता है, अगला हमारे पास में होता है सिंथेटिकली जिसको बनाया जाएगा। सिंथेटिकली बनाने का मतलब क्या होता है, उसको सिंथेसाइज करना। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं ना कि हम लोग जैसे नेचुरल क्या हो गया कि नेचर ने ये चीज बना के दे दी। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बन रहे हैं, हमने तो नहीं बनाए हैं, ये नेचुरली प्रोसेस हो जाएगा। या बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन फंक्शन हो रहा है वो तो हमने नहीं कराया, वो भी नेचुरली हो रहा है। बट कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में होंगी, जैसे पॉलीमर का फॉर्मेशन करना, ड्रग्स बनाना, डाइज बनाना। ठीक है, अब ये ड्रग्स को पता है गलत मैनर पे मत लेकर जाना। ड्रग्स का मतलब हमारे पास में क्या होता है, जो आपके पास में दवाइयां होती हैं ना तो उनको हम ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, तो कृपया गंदी गंदी सोचों को अपने दिमाग से दूर किया जाए और यह ध्यान रखा जाए कि सिंथेटिकली आपको पॉलीमर फॉर्म में मिल जाएगा, साथ ही साथ में ड्रग्स फॉर्म में मिल जाएगा। और डाइज, डाइज मतलब क्या, वो कलर जो करते हैं ना वो वाला, उससे उसको डायरेक्ट किससे याद कर लोगे, जो वो हेयर डाई करते हैं। तो हेयर डाई में भी क्या होता है, बालों में कलर किए जाते हैं। तो यहां भी क्या है, आपके पास में डाइज देके रखा हुआ है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, नोवोसाइन जिसको एनेस्थेटिक ड्रग्स कहा जाता है। ठीक है, सूंघ के जो व्यक्ति को बेहोश करवा दिया जाएगा। और नाइलॉन 66, ये तो आपने भयंकर सुन के रखा होगा, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6 पॉलीमर वाले चैप्टर में इसको बहुत ज्यादा आपको पढ़ना रहता है। पर एक चीज का ध्यान देना कि यहां पे नाइलॉन वर्ड, पता है मैंने तो सबसे पहले कहां सुना था, मैंने सबसे पहले सुना था जब पतंग उड़ाने की बात होती है। ठीक है, पतंग उड़ाते टाइम पर हर बार हम लोग के टाइम पर यह होता था कि नायलॉन के धागे की रस्सी लेकर आना, बड़ी मजबूत होती है, वो टूटती नहीं है। ठीक है, बोले उससे क्या बनाएंगे, मांझा बनाएंगे, उससे मांझा बनाएंगे जो कि क्या करेगा, टूटेगा नहीं, बहुत शानदार रहता है। और उसके रिगार्डिंग देखो एक बात मैं ये बता देता हूं कि मुझे तो लिटरली पतंग उड़ाते आता ही नहीं है। मैं बचपन से मुझको नहीं आता था और अभी भी नहीं आता है। तो मैं और मेरे फ्रेंड, वो भी हम लोग के फ्रेंड ग्रुप भी ऐसे ही, हम 3 दोस्तों का फ्रेंड ग्रुप था
तीनों था क्या मतलब अभी भी है, सॉरी। तो तीनों दोस्त जो थे ना, तो हम में से तीनों को किसी को भी पतंग उड़ाती नहीं आती थी। और छोटे में मैं क्या सोचता था, पतंग कैसे उड़ाई जाती है कि आपने पतंग को थोड़ा सा मतलब 2 मीटर की डिस्टेंस पे धागा रखा, मैं उसको हाथ में पकड़ के दौड़ लगाता था तो ऊपर उड़ती थी। तो मैं ये सोचता था कि मैं क्या करता हूं, मैं दौड़ लगाऊंगा और धागे को धीरे धीरे करके क्या करते जाऊंगा, लंबा करते जाऊंगा, धीरे धीरे धागे को छोड़ते जाऊंगा, तो एक समय ऐसा आएगा मेरी पतंग बहुत ऊपर उड़ जाएगी। तो मैं इस तरह की थिंकिंग रख के पतंग उड़ाया करता था। और एक बार तो ऐसा हो गया, मकर संक्रांति वाले दिन हम लोग पतंग उड़ा रहे थे, तो पतंग उड़ाते उड़ाते मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम भी सेम राहुल ही है, तो उस फ्रेंड का क्या हुआ पता नहीं, उसका लक था या उसने कहीं से सीख लिया, उसकी पतंग खूब ऊपर उड़ गई, अच्छी खूब ऊपर उड़ गई। अब मैं और जो दूसरा मेरा फ्रेंड थे उनको क्या हो गया, उनको लग गया बुरा। वो बोलते यार हम तीनों में से किसी को पतंग नहीं उड़ाते आता, इसकी पतंग कैसे उड़ गई इतनी ऊपर। तो मैंने पता है क्या करा था, मैंने तुरंत उसकी पतंग को काट दिया था। मैं कैंची लेकर बैठा था और मेरे मन में पता है पहले से थॉट था कि हम तीनों पतंग उड़ा रहे हैं और हम तीनों में से अगर किसी की पतंग भी ज्यादा ऊपर उड़ गई ना तो मैं काट दूंगा, क्योंकि मेरे को तो नहीं आती उड़ाते। तो मैंने तो ये करके रखा था, तुरंत पतंग काट दी और फिर बढ़िया मजा आने लग गया। फिर लड़ाई वड़ाई हुई थी हम लोग के बीच में कि बोले यार ऐसा क्या करना है ये वो, पर वो फ्रेंडली लड़ाई होती है। और उसके बाद में तो फिर कंपटीशन हम लोग के बीच में ये हो गया था कि पतंग खरीद के लाओ, 2-2 रुपए की पतंग आती थी, 1-1 रुपए की पतंग आती थी, कि कौन पतंग ज्यादा से ज्यादा उड़ा के छोड़ देगा। तो हम लोग यही करते थे। अब अच्छे से उड़ाते नहीं आता था, पर अगर एक बार उड़ गई तो उड़ जाती थी, उसके बाद काट के हम लोग वहां पे अपने हाथ से फेंक देते थे। ऐसा करके हम लोग वहां पे करते थे संक्रांति की, बड़ा मजा आता था। अब तो खैर वो चीज होती नहीं है इतनी हमसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला हमारे पास में, जैसे नायलॉन 6 पढ़ लिया, इसके बाद में अगला क्या होता है हमारे पास में, डायअज़ोनियम सॉल्ट होता है। डायअज़ोनियम सॉल्ट बड़ा ही सिंपल सा, ये अगर नाम आपको थोड़ा सा भी याद है तो याद करो, डायअज़ोनियम सॉल्ट को हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है, जो हेलो अल्केन हेलो अरीन है वहां पे भी डायअज़ोनियम सॉल्ट को हमने किस तरह से पढ़ा था, ऐसा ऐसा ऐसा, जो आपके पास बेंजीन की रिंग होती है जिसमें आपने क्या जोड़ के रखा हुआ है, N2Cl जोड़ के रखा हुआ है, यही होता है हमारे पास में डायअज़ोनियम सॉल्ट, है ना। तो इसका भी यूज इस चैप्टर में आने वाला है। और डायअज़ोनियम सॉल्ट की बात यह सबसे अच्छी रहती है कि यहां पे इस नाइट्रोजन गैस को निकालना सबसे इजी होता है, क्योंकि मैंने हर बार क्या बोल के रखा है कि गैसों की एंट्रोपी हाई होने की वजह से उनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्लियर हुई बात, इजी है। चलो अब फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, देन हम लोग बढ़ते हैं आगे, जरा अमोनिया को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जरा जो स्ट्रक्चर है अमाइंस और जो बना है एक्चुअली में अमोनिया से, जरा उसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला, NH3। अब जैसे मैं इसको ड्रॉ करता हूं, यह हुआ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और एक होती है लॉन पेयर। सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या चेक करना रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग आप लोगों को क्या पता चलता है, सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में स्टेरिक नंबर का। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है, स्टेरिक नंबर का। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला हमारे पास में होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। अब देखो अगर अमोनिया में बात करता हूं तो कितने सिग्मा बॉन्ड यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये है हमारे पास में एक लॉन पेयर। तो जब भी आपने बात करी यहां पे कि इसका स्टेरिक नंबर कितना निकल कर आएगा, 3 सिग्मा और 1 लॉन पेयर पे इसका स्टेरिक नंबर आएगा 4। 4 हमारे पास में सिग्निफाई करता है किसको, ये सिग्निफाई करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, इजी है। ये किसको सिग्निफाई करता है हमारे पास में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को, ये वाली कहानी। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। अब अगर मैं ये बोलता हूं कि जो अमोनिया गैस होती है, एक तो इसमें होता है जियोमेट्री,
ठीक है, एक क्या होता है ज्योमेट्री और एक होता है इसके अंदर स्ट्रक्चर। अब कई बार सब कंफ्यूज हो जाते हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोगों से ज्योमेट्री भी पूछा जाता है, स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, साथ ही साथ आपकी जो नॉर्मल एग्जामिनेशन होगी, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी स्टेट बोर्ड की एग्जामिनेशन हो, उसमें ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों पूछा जाता है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है कि सर ज्योमेट्री क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जरा अच्छे से समझना, ध्यान से समझ लो, कॉपी पेन बिल्कुल रख देना। अगर आप लोग कॉपी पेन में इसको नोट करो, बिल्कुल रख दो, अभी सुनना आराम से, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं जिससे ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। अब सुनो, अगर मैं बोलता हूं कि सभी इंसानों की ज्योमेट्री सेम होती है पर इंसानों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? इंसानों की ज्योमेट्री सेम होती है बट स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है, यह बोल के रखा मैंने, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सुनो। अगर मैं बोलता हूं कि मेरी ज्योमेट्री तुम्हारी ज्योमेट्री के जैसी है, बॉडी की जो ज्योमेट्री बिल्कुल तुम्हारे जैसे है, तो इससे मतलब यह रहा कि जैसे मेरे दो हाथ है तुम्हारे भी दो हाथ है, मेरा एक फेस है तुम्हारा भी एक फेस है, मेरी दो आंखें हैं तुम्हारी भी दो आंखें, मेरे दो कान है तुम्हारे भी दो कान है। दैट इज हम लोगों की ज्योमेट्री सेम है, ठीक है। यह सिचुएशन है। अब अगर मैं बोलता हूं कि मेरी और जो विंटर सोल्जर, विंटर सोल्जर पता है ना कौन है, वो मार्वल वाला हमारा बकी, ठीक है, कैप्टन अमेरिका का लंगोटिया यार, ठीक। तो अब मैं बोलता हूं कि मेरी और जो विंटर सोल्जर है उसकी ज्योमेट्री सेम है, तो हां उसकी और मेरी ज्योमेट्री सेम है, बट मैं बोलता हूं कि मेरी और विंटर सोल्जर की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। क्या समझ में आया इस बात से कि मेरा और विंटर सोल्जर का ज्योमेट्री सेम है बॉडी का, पर स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंस है। और वो डिफरेंस यहां पर यह समझ में आता है कि जो विंटर सोल्जर है ना, तो उसका लेफ्ट आर्म नहीं है। लेफ्ट आर्म नहीं है तो मैं ये बोलूंगा ज्योमेट्री तो सेम है, उसको मैं ये बोल सकता हूं वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, क्योंकि उसके भी दो हाथ, दो पैर, एक मुंह और एक बॉडी पोर्शन यहां पे रखा हुआ है, पर उसका स्ट्रक्चर अलग है। क्यों स्ट्रक्चर अलग है? क्योंकि उसका जो एक हाथ है ना वो वहां से गायब है, तो वो वहां पर उस हाथ को अगर मैं इंक्लूड करवाता हूं तो वो ज्योमेट्री हुई, पर उस हाथ को मैं इंक्लूड कराता हूं तो वो ज्योमेट्री हुई, पर उस हाथ को मैं एक्सक्लूड कर दूं, बाहर निकाल दूं, तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, अगर तुमको ऐसा एग्जांपल देखना है तो हमेशा अपने ऊपर लेकर देखना, बोले हां मैं खुद और विंटर सोल्जर दोनों का ज्योमेट्री सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि उसका एक हाथ नहीं है। और अगर ज्योमेट्री की बात की जाए सेम है, क्योंकि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। समझ में आ गई बात? अब उसी पॉइंट से समझो, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं तो यहां पे हम बात करते हैं कि सर इसका जो पूरा का पूरा ज्योमेट्री स्ट्रक्चर वाली कहानी आई है वो क्यों आई है, क्योंकि इसने बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। क्या करके रखे हुए हैं, बॉन्ड बना के रखे हुए हैं। तो आप बोलोगे सर इधर भी मुझे कुछ दिखाई दिया, इधर भी कुछ दिखाई दिया, इधर भी कुछ दिखाई दिया और इधर भी कुछ दिखाई दिया, तो इस वजह से अगर आपने इसकी ज्योमेट्री बोली तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्रा हेड्रल, क्योंकि यहां पर हर चीज को कंसिडर किया जाएगा। जैसे विंटर सोल्जर का हाथ नहीं है पर फिर भी मैं उसको कंसिडर करके क्या मान के चलता हूं कि वो इंसान है, पर अगर स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो स्ट्रक्चर में उसका हाथ कंसिडर नहीं होगा। और इस कंपाउंड में हम ये बोलेंगे कि इनके बॉन्ड कंसिडर होंगे पर लॉन पेयर कंसिडर नहीं होगी। क्लियर हुई बात? समझ में आया क्या बोला? बॉन्ड तो कंसिडर होगा पर इसका जो लॉन पेयर है वो कंसिडर नहीं होगा, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पिरामिडल। ठीक है, कितना आसान सा है। जब भी कोई स्ट्रक्चर पूछे तो आप बोलोगे कि लॉन पेयर को कर दो एक्सक्लूड और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करो। पर अगर कोई ज्योमेट्री पूछे तो उसके रिगार्डिंग आपको लॉन पेयर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में देखो लॉन पेयर इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि यहां तो कुछ है ही नहीं ना। अगर ये शेप बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है, वो बन रहा है बॉन्डिंग की वजह से, और ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। इस वजह से इसको एक्सक्लूड करके सिर्फ इतना इतना हम लोगों ने यूज करा तो हमारे पास में क्या आ गया, इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल आ गया। क्लियर हो गई बात? इजी है, ठीक। फटाफट अब इसका भी स्क्रीनशॉट लो जरा।
ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए अगला। अभी यहां पे क्या बता के रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अब जरा समझ लो यहां पर करना क्या है। अगर आप अमाइंस की बात करते हो तो दो तरीके से होंगे, एक अल्काइल और एक होता है अराइल अमाइंस। अब इसमें भी हम लोगों ने यह पढ़ के रखा हुआ है 1 डिग्री अमाइंस। 1 डिग्री अमाइंस हम लोग क्या बोलते हैं कि जब कभी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है अमोनिया में से और फिर उसको किसी हाइड्रोकार्बन के साथ में जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी अमाइंस। अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा है, मिथाइल के साथ अमाइन ग्रुप मिथाइल अमाइन हो गया, बेंजीन के साथ में अमाइन ग्रुप तो क्या बन गया, बेंजीन अमाइन। ठीक है, ये हो जाता है, या सही बोलूं तो सही तरीके से इसको बोलते हैं वैसे फिनाइल अमाइन बोलते हैं या फिनाइल अमाइन बोलते हैं। अब वो भी आप लोग को देखो, वैसे मैंने पहले बताया हुआ है, जब कभी भी आपके पास नॉर्मली C6H5 होता है, मतलब बेंजीन में आपने क्या करके रखा है, एक वैलेंसी को खाली कर दिया है। देखो थोड़ा सा इजीली है, समझ लेते हैं। बेंजीन में क्या होता है, C6H6 होता है, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन निकालकर वैलेंसी को खाली कर दिया, तो इस सिचुएशन में ये रेडिकल बन जाता है और यहां पर इसका नाम क्या होता है, फिनाइल हो जाता है। पर वहीं अगर मैं बात करता हूं बेंजाइल की, तो बेंजाइल में क्या होता है कि सेम सिचुएशन आपके पास में रहेगी, बस सिंपली यहां पर CH2 आ जाता है और उसके बाद में एक वैलेंसी खाली होती है। तो जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप होगा वो इस बेंजीन रिंग में डायरेक्टली ना जुड़ते हुए किस तरह से जुड़ेगा, किसी कार्बन के साथ जुड़ेगा और वो कार्बन से फिर यहां आगे जुड़ता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, जैसे एक फिनाइल हो गया तो दूसरा वाला हमारे पास में क्या कहलाएगा, बेंजाइल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये हो गया हमारे पास में बेंजाइल ग्रुप। तो बस इतना ही आसान सा है। अब जैसे आपके पास में प्राइमरी अमाइन बन चुका है, उसी तरह से आपके पास सेकेंडरी अमाइन भी होता है। सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है और आपके पास कहां से रिप्लेस होता है हमेशा, वो भी अमोनिया से रिप्लेस होता है। और क्या बन गया, NH, एक आर इधर एक आर इधर। इसी तरह से अगर आप बात करते हो डाइफिनाइल अमाइन भी बन जाएगा। जब AR लगाए ना, मतलब दो फिनाइल ग्रुप हमने लगा दिए नाइट्रोजन के दोनों तरफ। और सिमिलरली अगर 3 डिग्री अमाइन की बात करते हैं तो 3 डिग्री अमाइन कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर हो गई बात, इजी है, यहां पर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, पहले भी अगर आप लोग जैसे अभी लेक्चर देख चुके हो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर था, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें शुरुआत से लेकर मैं एंड तक पीछे पड़ गया हूं आप लोगों के कि बेटा याद करो कि कहां पे आपके पास में कॉमन नेम होगा और कहां पे IUPAC नेम होगा, जिसमें से मैंने कॉमन नेम के ऊपर ज्यादा फोकस करने को बोला था। और जब क्वेश्चन की सीरीज आपने देखी थी, उस पूरी सीरीज में आपने यही देखा था कि बार बार जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आया है तो वहां पर आपको पूरे टाइम कॉमन नेम पूछा जाता है। IUPAC नेम बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि क्या होता है, कॉमन नेम पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, याद नहीं रखते हम लोग, तो इस वजह से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास कॉमन नेम पर ही आते हैं। तो इस वजह से भी आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरह से ध्यान देना है यहां पे कॉमन नेम के ऊपर। ठीक है, चलो जरा समझते हैं। सबसे पहले आपके पास में क्या है, RNH2। RNH2 में क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है ये प्राइमरी अमाइन है। कॉमन नेम क्या हुआ, अल्काइल अमाइन। जैसे आपको याद होगा मैंने पहले ही बोल दिया था R ग्रुप क्या होता है, अल्काइल, तो इस वजह से अल्काइल अमाइन। और IUPAC में नेम में क्या हो जाएगा, अल्केन अमाइन। एग्जांपल आपके पास रखा है CH3NH2, जिसको हमने कॉमन नेम में क्या बोल के रखा है, मिथाइल अमाइन बोल के रखा हुआ है। पर वहीं अगर IUPAC नेम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मिथेन एमाइन। ठीक है, ये हो जाएगा। अमाइन तो देखो दोनों में ही चलेगा, ये भी अमाइन है और ये भी हमारे पास में अमाइन है। अब यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेन एमाइन ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो अगला C6H5NH2, कॉमन नेम क्या होता है, एनिलीन। फिनाइल वाला तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट रहता ही है,
उसके अलावा भी इसको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन नेम दिया है, और ये एनिलीन नाम आप लोग कहां से सुनते हुए आ रहे हो? हेलो एल्केन, हेलो एरीन से, जहां हम लोगों ने डायazonium सॉल्ट का फॉर्मेशन करा था इस एनिलीन से। तो वो की वो प्रोसेस यहां पर भी आएगी, ध्यान रखना, जिसको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यहां पे फिजिक प्रिपरेशन मेथड में आ जाएगा वो, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड में आ जाएगा वो। तो देखो क्या होता है हमारे पास में C6H5 NH2 कॉमन नेम में कहलाता है एनिलीन, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर आयुपेक नाम की बात करें तो वो क्या होता है हमारे पास में? बेंजेनेमाइन, बेंजीन के साथ में अमाइन, सो दैट मींस इसका नाम हो गया बेंजेनेमाइन। फटाफट अब इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए, ये हो गया 1 डिग्री अमाइन। अब बात करते हैं 2 डिग्री अमाइन। अब यहां से ध्यान देना, आईयूपीएसी नेम यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सिंपल अमाइंस की, तो सिंपल अमाइंस में क्या हो जाएगा? RNHR, ठीक है, ये नाम हो जाएगा। अब देखो यहां पे आपके पास में सिंपल अमाइन से मतलब क्या, समझना जरा। सिंपल अमाइन से मतलब ये होता है CH3NH एंड CH3, ये सिंपल अमाइन है आपके पास। जब दोनों तरफ क्या हो? सिमिलर ग्रुप अटैच हो, जैसे ये लिखा है ना, दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप अटैच हो। अब जब कॉमन नेम की बात करते हैं तो अभी तक आप लोगों ने कॉमन नेम कैसे पढ़ के रखा हुआ है? 1, 2, 3 इस तरह से पढ़ के रखा हुआ है। पर यहां पे सिचुएशन अलग है। क्यों सिचुएशन अलग है? क्योंकि यहां पर आप वो पहले की तरह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाले सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? पहले हम लोग यहां इसके कॉमन नेम से देख लेते हैं, जो इसका हमारे पास में कॉमन फॉर्मूला होता है वो, उसके बाद में यहां पर देखते हैं। दोनों तरफ अगर R और R लगाया तो आपने क्या बोला? सेम नाइट्रोजन ग्रुप पे 2 अल्काइल लगे हैं, तो उस नाइट्रोजन ग्रुप की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए क्या लिखा जाता है? N, N, 2 अल्काइल लगे हुए हैं तो डाई अल्काइल, और बीच वाले को क्या लिखा है? अमाइन लिखा है। जैसे पोजीशन पहले 1, 2, 3 हुआ करती थी, अब यहां पे वो पोजीशन 1, 2, 3 ना होते हुए सीधा क्या करके रखा है? N, N उसको बता के रखा हुआ है। सो क्या हो जाएगा ये? N, N डाई अल्काइल अमाइन। आईयूपैक नाम की बात करें या आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो अब यहां पे इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या नाम हो जाएगा? आप बोलोगे नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ग्रुप को क्या मान लिया जाएगा? आपके पास में फंक्शनल ग्रुप मान लिया जाएगा या रेडिकल मान लिया जाएगा, और लिख दिया जाएगा nth पोजीशन पे एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा? अल्केनेमाइन। अभी 1 डिग्री में देखा था ना अल्केनेमाइन, तो यहां पर भी सेम सिचुएशन होती है। अब देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें देके रखा हुआ है, जैसे ये नाम है, क्या रखा हुआ है कॉमन नेम? N, N डाई मिथाइल अमाइन, जबकि आईयूपीएसी नेम क्या देके रखा है? N मिथाइल अमाइन। अब जरा समझना, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसका आईयूपीएसी नेम बड़ा खतरनाक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा ग्रुप चेंज कर देता हूं। यहां पर मैंने बनाया C2H5 नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड C2H5, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसके कॉमन नेम की, तो हम लोगों ने कॉमन नेम यहां पर क्या रखना है? N, N ये रखा, और साथ ही साथ में यहां पर 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या रख दिया हम लोगों ने? डाई इथाइल। और लास्ट में क्या हो जाएगा? डाई इथाइल के बाद में आपके पास में अमाइन हो जाएगा। इजी रहा। पर अगर आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो आईयूपीएसी नेम में क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है, ठीक है। अब देखो जब आप सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां करने जाओगे ना, तो आप देखो इसको तो चुन नहीं सकते हो, क्योंकि बीच में क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई एक साइड को लेना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं कि सपोज ये रही मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सपांड कर देता हूं। जैसे मैंने इसको एक्सपांड करा तो मुझे क्या मिल जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब मैं बात करता हूं इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे एक तो अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो कि क्या आ जाएगा? सफिक्स में आ जाएगा। बट यहां पर बात करते हैं कि इसी N के साथ में एक C2H5 जुड़ा हुआ है। अब यहां पे जो C2H5 आप देख रहे हो, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होने वाला है, ठीक। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? रेडिकल। तो रेडिकल हमेशा कहां आते हैं? आगे की तरफ आते हैं। और ये रेडिकल कहां जुड़ा है? नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है? नाइट्रोजन की पोजीशन देखो, नाइट्रोजन की पोजीशन 1 है,
नाइट्रोजन की पोजीशन यहां पे क्या है 1, और जो ये ग्रुप है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है न कि पोजीशन 1 से। तो इसीलिए हम यहां पर यह बोलेंगे कि जो आपके पास में नाइट्रोजन है उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से नाम क्या रखा जाता है, एन इथाइल। जैसे यहां पर नाम क्या रखा था, एन मिथाइल, तो यहां पे नाम क्या आ जाएगा, एन इथाइल। तो देखो ये क्या हुआ, एन इथाइल। अब उसके बाद में वर्ड रूट वाली चेन जिसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथ। तो ये 2 कार्बन के लिए मैंने लिख दिया इथ, और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इथ की जगह क्या आ जाएगा, इथेन। अब देखो इथेन की स्पेलिंग तो ये होती है ETHANE, पर यहां आपको ध्यान ये रखना है कि इथेन के बाद में अमाइन भी आएगा। अमाइन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, AMINE हो जाएगा। मतलब देखो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि 2 वॉवेल एक साथ आ रहे हो तो एक वॉवेल को करना पड़ेगा सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस किया जाएगा इस पीछे वाले वॉवेल को जो कि होगा ई। इस ई को सैक्रिफाइस करके यहां पे नाम आ जाएगा एन इथाइल इथेने, इथेनेमाइन। ठीक है, इथेनेमाइन, ये लीजिए, ये हो गया इसका नाम। क्लियर हो गई बात। आप हमेशा ध्यान रखना IUPAC नेम में ही सबसे ज्यादा गलती होती है, तो अगर इस गलतियों से बचना है तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको वहां से हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने यहां पर इथेन की स्पेलिंग पूरी ETHANE लिख दी तो उसी ई लिखने की वजह से पूरा नाम गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग भी पढ़ी जाती है IUPAC नेम में। क्लियर हो गई बात, इजी है। ये सिंपल वाले थे जहां पे क्या होता है, दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप अटैच होते हैं। पर वहीं अगर मैं बात करता हूं मिक्स्ड वालों की, तो मिक्स्ड वालों में क्या होता है, ये देखो कि एक तरफ तो आपने R लिख दिया है और एक तरफ आपने क्या लिख दिया, R डैश लिख दिया है। तो इस सिचुएशन पे आप क्या बोलोगे कि सर एक तरफ तो मिथाइल लिख दिया और एक तरफ क्या लिख दिया है, इथाइल लिख दिया। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन अल्काइल अमाइन। जैसे ये लिखा है ना, एन इथाइल एन मिथाइल अमाइन, और एन अल्काइल अल्केन अमाइन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। यहां पे इसको बता के रखा हुआ है कि आपके पास में एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो एन इथाइल एन मिथाइल अमाइन। सेम उसी तरह से IUPAC नाम रखना है तो IUPAC नाम किस तरह से होगा, जरा उसको भी देख लेते। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसको भी बता देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब देखते हैं। अब देखो हमारे पास में सिचुएशन कैसी है, मिक्स्ड वाले अमाइंस के बारे में बात करते हैं। मिक्स्ड वाले अमाइन पे मैं बोलता हूं कि सपोज एक इधर पे रखा है CH3, इधर नाइट्रोजन इधर हाइड्रोजन, CH2 एंड CH3। ठीक है, ये रखा हुआ है। अब अगर आप यहां पे कॉमन नेम रखते हो तो कॉमन नेम पे क्या हो जाएगा, ये बीच वाली जो पोजीशन है N वाली, इसी से 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल जुड़ा है और एक क्या जुड़ के रखा हुआ है, प्रोपाइल। ठीक है, तो अभी यहां पे नाम रखोगे तो नाम क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे nth पोजीशन पे रखा हुआ है मिथाइल और उसी nth पोजीशन पे रखा हुआ है प्रोपाइल। तो N मिथाइल N प्रोपाइल, ये हो गया। और उसके बाद में लास्ट में क्या रख दो, नाम उसका अमाइन रख दो, तो यहां हो जाएगा N मिथाइल N प्रोपाइल अमाइन, ये हो गया। ठीक है, अब इसको कैपिटल N ही बनाए रहने देना, छोटा n मत कर देना, क्योंकि स्मॉल n आपको क्या बता देगा, वो नंबर बता देगा इंटीजर्स वाले 1 2 3 4, पर कैपिटल N यहां पे क्या बता रहा है, नाइट्रोजन को बता रहा है। कैपिटल N लिखने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के एटम के साथ में ही मिथाइल जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन के एटम के साथ में ही प्रोपाइल जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो आगे, अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करता हूं तो IUPAC नेम में सबसे पहले क्या किया जाएगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जब आप लंबी सी कार्बन चेन देखते हो तो यहां पर आपको 2 ग्रुप दिखाई दिए, एक मिथाइल और एक प्रोपाइल। तो आपने क्या करा, यहां पे सिलेक्ट कर लिया है इस प्रोपाइल ग्रुप को, इजी। जैसे ही आपने इस प्रोपाइल ग्रुप को सिलेक्ट करा, अब नाम रखने पर आए, नाम रखने पर इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम यहां पे हो जाएगा कि ये, अच्छा ये क्या है, CH3, ये आपके पास में इसका रेडिकल,
या फंक्शनल ग्रुप हो गया जो किस पोजीशन पे जुड़ा है, नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से जब आप इसका कॉमन नेम रखोगे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, nth पोजीशन पे मिथाइल, तो ये मैंने लिख दिया एन मिथाइल। और उसके बाद में आपके पास में मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और इसमें से ई को खा जाओ क्योंकि प्रोपेनेमाइन आने वाला है, तो प्रोपेनेमाइन। ये हो गया इसका पूरा का पूरा IUPAC नेम। क्लियर हो गई बात, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जैसे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्डिहाइड को आप लोगों ने देखा था अल और कार्बेल्डिहाइड दोनों लिखा जाता है, सेम उसी तरह से यहां भी थोड़ा सा टिपिकल सी चीज होगी कि नाइट्रोजन से जुड़े होने की वजह से यहां पे नाइट्रोजन एटम को डिफाइन किया जाता है जिससे आपके पास कोई रेडिकल या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो हमारे पास में अगला वाला है टर्शरी अमाइन। तो टर्शरी अमाइन में क्या देके रखा हुआ है, नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट 3 हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और वहां पे लगा दिया जाए 3 मिथाइल ग्रुप, 1 2 3 कॉमन नेम रखा, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, N, N, 3 पोजीशन पे यहां पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, सो फॉर दैट रीजन ट्राई मिथाइल अमाइन हो गया। IUPAC नेम की बात करते हैं, N, N, डाई मिथाइल इथेनेमाइन। डाई मिथाइल इथेनेमाइन के रिगार्डिंग आपके पास में सिचुएशन क्या आ जाएगी, जरा देखिएगा कि यहां पे आपके पास में सबसे पहले जब भी IUPAC नेम लिखा जाता है तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पर प्रॉब्लम वाली बात यह है कि तीनों के तीनों एक ही कार्बन से बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी, या फिर एक ही कार्बन को कंटेन कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको क्या लिखा गया, इसको सिलेक्ट करा गया और यह बन गया पोजीशन 1 पे मिथाइल। ठीक है, या फिर बोला जाए मीथेन बना दिया, अभी इसको बोला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मीथेन, उसके बाद इस नाइट्रोजन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इसलिए क्या लिखा गया, N, N, डाई मिथाइल। और इस डाई मिथाइल के बाद में क्या लिखा गया, ये मेन चेन मीथेन की और नाइट्रोजन की वजह से क्या रखा गया नाम, मिथेनेमाइन, ये इसका नाम रखा जाएगा। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्या होता है हमारे पास में मिक्स्ड अमाइन। मिक्स्ड अमाइन के रिगार्डिंग आप लोग यहां पर इजीली देख सकते हैं कि इस नाइट्रोजन पे 2 तो आपके पास जुड़े हुए हैं इथाइल ग्रुप, जबकि एक जुड़ा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप। प्रोपाइल ग्रुप में क्या होता है, 3 कार्बन। अब जब इसका कॉमन नेम रखा गया तो हमने क्या लिखा, N, N, डाई इथाइल, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है ना, तो इस वजह से N, N सॉरी nth मतलब नाइट्रोजन की पोजीशन पे ही या नाइट्रोजन के साथ में ही 2 इथाइल जुड़े हुए हैं और उसी नाइट्रोजन के साथ में ही एक प्रोपाइल जुड़ा हुआ है। और इस पूरे ग्रुप में क्या है खासियत, ये अमाइन ग्रुप है, इस वजह से क्या नाम रखा गया, N, N, डाई इथाइल N प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, ये नाम रखा जाएगा। फिर अगर मैं बात करता हूं आगे कि यहां पे जो इसका IUPAC नेम रखा गया है वो क्या करके रखा गया है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इसके अंदर ये हो गई इसमें कार्बन चेन, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 3। अब यहां पे हम ये बोलेंगे कि इस नाइट्रोजन के एटम के साथ 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सो फॉर दैट रीजन N, N, डाई इथाइल ये हो चुका है। मेन चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और उसके बाद में आप नाइट्रोजन वाले इस ग्रुप की वजह से इसका नाम क्या रख दोगे, अमाइन। तो नाम क्या हो गया, N, N, डाई इथाइल प्रोपेनेमाइन। ठीक है, ये हो चुका है, प्रोपेनामाइन बोल दो, प्रोपेनेमाइन बोल दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जल्दी जल्दी में हम लोग प्रोपेनेमाइन बोल देते हैं और आराम से बोलना होता है तो प्रोपेन अमाइन बोल देते हैं। ठीक है, अब फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए इसे भी कर देते इरेज, बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगले हमारे पास में क्या है, नॉमेनक्लेचर है, जब आपके पास में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी से कुछ हटकर आने वाला है। अब ये हटकर क्या आया, ये आ चुका है अलाइल एमाइन। अब इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लो, अलाइल अमाइन एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली। देखो क्या होता है, जब कभी भी ये अमाइन ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हो जो किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हो जिसने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा हो, तो वो क्या कहलाता है, अलाइल।
ठीक है, क्या बोला मैंने? ये वाला अमाइन ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जिसका नाइबर कार्बन डबल बॉन्डेड कंटेन करता है या डबल बॉन्ड कंटेन करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अलाइल अमाइन कहा जाता है। अब ये तो क्या हो गया इसका कॉमन नेम, पर अगर आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? चलिए लिख कर देख लेते हैं। यहां पर चल रहा था मेरे पास में H2N, देन उसके बाद में चल रहा है CH2, फिर आया CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन आपके पास में हो चुकी है ये वाली। अब दी जाएगी नंबरिंग। अब देखो नंबरिंग देते टाइम पर कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा मिले या फिर इस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा मिले। तो यहां पर एक बात बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, और वो चीज मैंने क्या बताई थी अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये बोला था कि अगर एक घर में कोई बंदा या कोई लड़का बाहर से फॉरेनर बहू लेकर आता है तो उस घर को जाना जाता है उस फॉरेनर बहू के नाम से। ठीक है, यहां पे फॉरेनर कौन है? अमाइन ग्रुप है। तो अगर इसको जाना जाएगा तो कैसे नाम से जाना जाएगा? बोले वो बोलेंगे क्या कि अरे वो घर पता है। बोले कौन सा घर? बोले वो 4 भाइयों वाला घर। और उस 4 भाइयों घर में बोले कौन सा 4 भाई वाला घर? तो बोले अरे वो 4 भाई वाला घर जिसमें पहले नंबर के भाई या हो सकता है दूसरे नंबर के भाई या तीसरे नंबर के भाई ने क्या करा है? फॉरेन से शादी करके आया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? जो मेन बात होती है ना मुद्दे की, वो सबसे कहां हुई है? एंड में, कि बोले वो 4 भाइयों वाला घर जिसमें से पहले नंबर वाले लड़के ने क्या करा है? फॉरेन से शादी करके लेकर आया है। तो यहां देख रहे हो जो चीज इंपॉर्टेंट हुई उसको सबसे कहां बोला गया? एंड में। तो अब आप बोलोगे सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये अमाइन ग्रुप है। तो अमाइन ग्रुप कहां आएगा? सबसे एंड में आ जाएगा। तो अब अगर आप यहां रखते हो नाम, तो नाम रखते समय यहां पे क्या चीज होने वाली है? नाम रखते समय आपके पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी किसे? इसे, क्योंकि ये तो फॉरेन से आया है। तो यहां पर क्या लिख दिया? 1 2 3। अब देखो इसका नाम रखते हैं। नाम रखते समय क्या होगा? आपको पहले लिखना पड़ेगा वर्ड रूट। मेन चेन, मेन चेन में 3 कार्बन, मेथ 8 प्रोप। तो आपने क्या रखा? पहले प्रोप। ठीक है, पोजीशन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन। पोजीशन नंबर 1 पे अमाइन ग्रुप है तो AMINE ये नाम रखा। पर मैंने क्या बताया था? वॉवेल वॉवेल साथ में नहीं होते हैं, तो इस वजह से आपने क्या कर दिया? यहां से ई को हटा दिया। तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोप 2 इन। इन कौन सा? EN वाला 1 अमाइन, ये हो चुका है। इसका नाम तो वही तो रखा है, प्रोप 2 इन 1 अमाइन। फिर उसके बाद में अगर आप बात करते हो अगला वाला, तो अगले वाले में क्या है? इस तरह का जो फॉर्मूला होता है ना, इसको कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जब क्या होता है कि आप लंबी चेन ना बनाते हो, उसको शॉर्ट कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म। इस कंडेंस्ड फॉर्म को ओपन मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हो तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। H2N CH2 को 6 बार यूज करना है तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास में? NH2। अब वही पुराना वाला काम, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये लीजिए सबसे लंबी कार्बन चेन आपके पास ये हो गई। नंबरिंग चाहे यहां से 2 या वहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोलोगे आप? मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखा है? हेक्सेन। पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 6 पे 2 अमाइन ग्रुप है, तो क्या लिख के रखा हुआ है? डाई अमाइन इसको लिखकर रखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? इजी है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगला वाला क्या है हमारे पास में? एरोमेटिक ग्रुप। एरोमेटिक अमाइंस में क्या होता है कि आपके पास बेंजीन रिंग में एक NH2 जुड़ा हुआ है और एक जैसे यहां पे ब्रोमीन जोड़ दिया, तो नाम क्या हो गया? ये पोजीशन पैरा वाली पोजीशन है, तो कॉमन नेम में तो क्या बोला गया? पैरा ब्रोमो एनिलीन बोल के रखा हुआ है। पर IUPAC नेम में क्या बोल के रखा है?
4 ब्रोमो एनिलीन। सेम उसी तरह से आपके पास में यहां पे दे के रखा हुआ अगला वाला, तो ये क्या है, इस नाइट्रोजन पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये कैसा होगा, आपको यहां पे बनाकर बता देता हूं मैं, ये होगा कुछ ऐसा। ये रखा है हमने बेंजीन रिंग को, कार्बन हाइड्रोजन, और सॉरी कार्बन हाइड्रोजन बोल रहा हूं, नाइट्रोजन, ठीक है। यहां पर आया नाइट्रोजन, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, तो क्या हो जाएगा आपके पास में N, N डाइमेथाइल एनालाइन या एनिलीन जिसको बोला जाएगा। और उसके बाद में आपके पास में तीसरा वाला क्या हो जाएगा, हमारे पास में टोलुइन हो जाएगा, जिसमें NH2 और CH3 दोनों यूज होते हैं, या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 अमीनो टोलुइन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, इसका अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 2 अमीनो टोलुइन, ये इसका नाम रखा गया है। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलिए फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस और करते हैं इसमें हम, ठीक है। चलिए ऐसे करते हैं इरेज। अब देखो कुछ यहां पे एक्स्ट्रा नाम भी हम लोग देख लेते हैं जो आप लोगों को कई बार पूछे जाएंगे। अब देखो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, 2 फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो क्या नाम रखा जाए। चलिए देख लेते हैं इसको भी। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा कि आपके पास में कार्बन देखे जाए तो बस 2 कार्बन है यहां पे, ठीक है। इसको इस तरह से बना देता हूं, 2 कार्बन, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये। यहां पर अगर आप देखते हो तो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, ठीक है। अब देखो नाम रखा जाएगा, तो नाम रखते टाइम पर हम लोग नाम क्या रखेंगे, एक आपके पास में ऑक्सीजन है और एक आप सॉरी ऑक्सीजन बोल रहा हूं, अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। तो अल्कोहलिक ग्रुप के लिए क्या रहता है, ऑल होता है, और अमाइन ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, ये अमाइन हो जाएगा। इसको दिया जाएगा नंबर 1, इसको दिया जाएगा नंबर 2। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसके रिगार्डिंग नाम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे यहां पर सेकेंड पोजीशन पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमारे पास में अमाइन, तो 2 अमाइन, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, ठीक। और जब यहां देखते हो तो यहां क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन प्रेजेंट है, और ऐसे कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप भी हो और साथ ही साथ में वो इस तरह से मेन चेन में जुड़ते हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी इन्हें ही मिलती है। तो ये हो गया 1, 2 एंड 3, ठीक है। ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई। अब यहां पे नाम रखा जाएगा, तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, अमीनो, तो सॉरी अमीनो बोल रहा हूं, 3 अमाइन, और साथ ही साथ में आपको यहां पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेन आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि ये तो क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो इस वजह से क्या नाम रख के रखा गया है, प्रोपेनोइक एसिड। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलिए अब अगला, अब देखो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है काम। अब यहां सिचुएशन क्या है, बेंजीन के साथ में जब NH2 ग्रुप होता है तो इसको क्या कहा जाता है, एनिलीन। बहुत 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 ही ज्यादा IMP है, ध्यान रखना, इसका बार बार यूज होने वाला है, कॉमन नेम IUPAC नेम जहां भी यूज करो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये क्या होने वाला है हमारे पास में, एनिलीन। अब यहां पर सीक्वेंस देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पर ये सिचुएशन हो गई। पोजीशन 1 पे क्या है, अमाइन ग्रुप है, तो आप डायरेक्टली इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या लिखोगे, बेंजेनेमाइन, ठीक है। बेंजीन के साथ में अमाइन ग्रुप, तो क्या लिख दिया, बेंजेनेमाइन, ठीक है। ये हो गया। अब अगला वाला एन मिथाइल अमाइन, तो नाइट्रोजन के साथ में क्या जुड़ के रखा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ के रखा हुआ है, इसलिए क्या लिखा, नाइट्रोजन के साथ मिथाइल, और उसका नाम क्या रखा हुआ है, एनिलीन करके आपने यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको इसका नाम रखना है IUPAC, तो आप क्या नाम रखोगे, आप यहां पे नाम रखोगे, जहां एनेलाइन है ना, तो उस एनेलाइन की जगह क्या आ जाएगा, एन मिथाइल बेंजेनेमाइन, ठीक है। क्या आ जाएगा, एन मिथाइल बेंजेनेमाइन, ये नाम आ जाएगा। अब यहां पे पी टोलुइडाइन करके लिखा है, टोलुडीन, ठीक है, या टोलुइडाइन करके ये लिख दिया है। तो अब देखो यहां सिचुएशन क्या आ जाएगी, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 4। तो बस इस तरह से नाम रख लो, बट जनरली इसका कॉमन नेम ही आने वाला है, IUPAC नेम तो नहीं आने वाला है, इसी वजह से इसको इस तरह से ही रहने दो। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए,
ठीक है, चलिए अब अगला। अब देखो यहां पर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने वो पढ़ के रखा था पायरोल, पायरेन, जो हमारा बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर था, तो वहीं से देखो अब यहां पर भी आता है। जैसे आपके पास में ये होते हैं हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स। हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स या हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, जब आपके पास में साइक्लिक ग्रुप तो हो पर उसमें इस बार बेंजीन की जगह या सॉरी कार्बन की जगह कौन आ चुका है, नाइट्रोजन। देखो ये क्या होने वाला था, 5 कार्बन की रिंग होने वाली थी, बट एक कार्बन को हटा के वहां मैंने नाइट्रोजन को प्लेस कर दिया। तो जब इसके नाम की बात की गई तो नाम क्या हो गया, पायरोल। ये क्या है, कॉमन नेम है। पर वहीं पर अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें, बड़ा ही टफ आईयूपीएसी नेम रहता है और इसी वजह से इसके पूछे जाने के चांसेस बड़े कम है। फिर भी देख लेते हैं, ये पोजीशन 1 है, तो फर्स्ट पोजीशन पे जब NH इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको क्या लिखा जाता है, एजा। ठीक है, क्या लिखा जाता है, एजा। तो 1 एजा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लोपेंटेन भी ना बोलते हो, अब क्या होगा, साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन। क्यों यहां पे पेंटा डाइईन लिखा हुआ है, अगर आप लोग को याद हो तो यहां सिचुएशन ऐसी है कि डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होता तो पेंटेन लिख देते, नो डाउट, बट यहां नाम क्या हो जाएगा, 1 एजा साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन। फिर अगर 2 नाइट्रोजन जुड़ गए इस तरह से आसपास में, जिसमें इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2 नाम दे दो, तो कॉमन नेम क्या होता है, पायरेजोल नाम होता है। ध्यान रखना, इसका भी यूज होने वाला है। पायरेजोल 1,2 डाई एजा साइक्लोपेंटेन या फिर 2,4 डाइईन, ये हो जाएगा इसका नाम। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, वो क्या है, इमिडेजोल। इमिडेजोल के अंदर क्या है, 1,3 डाई एजो साइक्लो पेंटा 2,4 डाइईन। ध्यान देने वाली बात, 1 यहां पर हो गया, 2 यहां पर हो गया, 3 यहां पे हो गया और 4 यहां पे हो गया। तो पोजीशन 1 और पोजीशन 3 में क्या है, एजा। एजा 2 नाइट्रोजन, डाई अजा। फिर उसके बाद में पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 4 पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, तो इस वजह से क्या लिखा हुआ है, डाइईन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में आपके पास में आता है इंडोल। ये इसका कॉमन और आईयूपीएसी नेम दोनों ही रहता है। इंडोल के अंदर क्या है, वो नेप्थलीन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पर एक हेक्सागोनल रिंग है और एक पेंटागोनल रिंग है, जिसमें से पेंटागोनल रिंग में कौन आ चुका है, नाइट्रोजन आ चुका है। तो चलिए इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब देखिए अगला भी हेट्रोसाइक्लिक अमाइन में है। अब ये क्या है, पिरिडीन। याद करो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किसको फॉलो करता था, इसी पिरिडीन को फॉलो करता था। तो ये पिरिडीन का है कॉमन नेम, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। साथ ही साथ में याद करो, जब हम लोग पढ़े थे कौन सा, प्रिपरेशन मेथड, तो अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था और हमने क्या था, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था और हम लोग वहां पे उस प्राइमरी अल्कोहल को अगर अल्डिहाइड में रोकना चाहते थे तो हम पीसीसी लेते थे। ठीक है, पीसीसी में वो जो पिरिडीनियम होता था ना, वो यहीं से होता था, बस इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। तो ये क्या है हमारे पास में, पिरिडीन या पायरिडाइन करके नाम से भी जाना जाएगा। अब एक नाइट्रोजन के लिए एजा, और ये बेंजीन स्ट्रक्चर है इसलिए एजा बेंजीन नाम आया है। फिर आपके पास में क्या है, पायरिडेजाइन। पायरिडेजाइन में 2 नाइट्रोजन आ जाएंगे, 1,2 डाई एजा बेंजीन। और अगर पोजीशन 1 और पोजीशन 3 में आए तो पिरिमाइडीन। पिरिमाइडीन भी आपके पास में बहुत ही ज्यादा आईएमपी नेम होने वाला है, पिरिमाइडीन। फिर उसके बाद में आने वाला है क्विनोलाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेप्थलीन जैसा नाइट्रोजन यहां पर आ चुका है, 1 एजा नेप्थलीन, ये इसके लिए नाम हो जाएगा। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब लास्ट में आपके पास में क्या होता है, पाइपराइडीन या पिपराइडीन भी बोला जाता है, और एजा साइक्लोहेक्सेन ये हो जाएगा। इसकी खासियत ये है कि ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉर्मल साइक्लिक ग्रुप है। जैसे आपके पास में है पायरोलाइडीन, जिसको बोला गया है एजा साइक्लोपेंटेन, या फिर थाइजोल, जिसको बोला गया है 1 थाया 3। थाइजोल किसके लिए, थाया किसके लिए है, सल्फर के लिए। थायामाइन, याद करो थायामाइन वो वाला ग्रुप है। तो 1 थाया 3 एजा साइक्लोपेंटेन, 2,4 डाइईन, और एक क्या है हमारे पास में, प्यूरिन। ये होती है कहानी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पर से
हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है सारा नॉमेनक्लेचर रिगार्डिंग अमाइंस के। अब देखो, चाहे आप इसको नाइट्रोजन ग्रुप बोलो, अमाइन ग्रुप बोलो या अमाइंस बोलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब कुछ एक ही रहने वाला है। ठीक है, ये हो चुका है कंप्लीट। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो और इसको देखते हुए लाइक नहीं करा ना, तो सबसे पहले तो लाइक कर दो, और नए सब्सक्राइबर हो ना तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी के साथ में हमारा लेक्चर हो चुका है यहां पे एंड। पर जाना नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहां और भी चीजों को आप जानना चाहते हो तो magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर जाओ। वहां जाकर अगर अभी तक खुद को रजिस्टर नहीं करा है तो कर दो फटाफट से रजिस्टर करने के बाद में सपोज आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो फटाक से सिलेक्ट कर लो क्लास 12th को। जैसे ही आप लोग इस तरह से क्लास 12th को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास में वो सभी फैकल्टीज यहां पर आ जाएंगे जो क्लास 12th के रिगार्डिंग लेक्चर को प्रिपेयर करते हैं। आपको इसमें से क्या करना है, जस्ट सिंपली वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे ना, तो वॉच नाउ पे क्लिक करते से ही ये सारा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको क्या मिलेगा, पहले तो फुल चैप्टर वीडियोस आएंगे, फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, फिर आएगा वन शॉट रिवीजन, और फिर लास्ट में क्या आता है, हमारे एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी होने वाली है। अब देखो, जैसे ही ये सारा कुछ आप पढ़ लोगे, कंप्लीट कर लोगे, तो यार इतना तो आपको नॉलेज मिल गया कि आपने मैग्नेट ब्रेन्स पे आकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा एजुकेशन ले लिया है। बट बदले में आप लोगों से हमारी भी कुछ डिमांड होती है, और वो डिमांड होती है आप लोगों के कमेंट्स करते रहा करो, ताकि उससे मैं आपके कमेंट्स को लगातार पढ़ते रहूं, और उससे क्या होता है यार, हम ही लोगों को मोटिवेशन मिलता है काफी ज्यादा। ठीक है, अब देखो, इतना कुछ करने के बाद में आप लोगों को हर बार की तरह मैं बोलता हूं कि यहां पे 100% फ्री क्लासेस होती हैं, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की। ठीक, और यहां पे आने के बाद भी यार अभी तक लाइक नहीं करा है ना, तो जल्दी से लाइक कर दो, नए सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर दो। और लास्ट में जो हर बार मैं बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, एक रीएजेंट है जो आपको तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, साथ ही साथ में आपके जो फ्रेंड्स है, आप चाहते हो वो भी लाइफ में एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए, तो क्या करोगे, उनके साथ में करोगे इस वीडियो को शेयर। ठीक है, तो बस इसी नोट के साथ में करते हैं हम लोग इस लेक्चर को एंड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।